हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम डेजर्ट इकोसिस्टम या जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी है, अर्थात जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं उनकी जो पारिस्थितिकी है उसके बारे में बात करेंगे। या कहें कि मरुस्थलीय जो जीवोम होते हैं, डेजर्ट बायोम्स होते हैं, उसमें जो प्राणी पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है या जो मरुस्थलीय बायोम है उनके क्या लक्षण हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा, जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है उसमें पाए जाने वाले जंतुओं और उन जंतुओं के अनुकूलन, यानी रेगिस्तान में रहने वाले प्राणियों के जो अनुकूलन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है, मरुस्थल को ही रेगिस्तान कहते हैं, और ये जो बायोम है ये हमारी पृथ्वी पर जो स्थल भाग है उसके 30% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। मरुस्थलों की जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है मरुस्थलों की वो है वहाँ का शुष्क वातावरण, यानी शुष्कता। और दूसरा, वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली तो जो मरुस्थल हैं, जो डेजर्ट हैं, रेगिस्तान हैं, उनमें शुष्क वातावरण होगा। दूसरा, वहाँ पर वार्षिक जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होगी। वर्षा इस तरह के जो बायोम होते हैं उनमें अनियमित, अनिश्चित और असामयिक होती है। इस प्रकार के जो बायोम हैं अनेक स्थानों पर वर्षों तक वर्षा नहीं होती। इसलिए जो मरुस्थल हैं उनमें दैनिक जो ताप परिसर होता है या रेंज ऑफ जो टेम्परेचर होती है मरुस्थलों में वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है, ज़्यादा हाई होती है। वनस्पति विहीन होते हैं। चट्टान या रेतीली धरातल होने के कारण दिन में जो तापक्रम है वो अधिक और रात्रि में तापक्रम बहुत कम हो जाता है। इसलिए जो दैनिक तापांतर है वो यहाँ पर उच्च रहता है। और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर एवेपोरेशन की जो दर है वो भी बहुत ऊंची रहती है। तो यदि हम रेगिस्तान के लक्षणों की बात करें या करैक्टरिस्टिक की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि यहाँ पर एक तो जल की कमी होगी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, यानी वर्षा की कमी, और प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं उनकी कमी के कारण यहाँ पर रहने वाले जो जीव हैं वो जल की कमी का सामना करते हैं। दूसरा जो डेजर्ट एनवायरनमेंट का करैक्टरिस्टिक है वो है वनस्पतियों की कमी या लो वेजिटेशन। तो जो रेगिस्तानी बायोम है, जो रेगिस्तान है, उनमें पानी की कमी के कारण जो वेजिटेशन है उसकी भी कमी होती है। वेजिटेशन भी यहाँ पर नहीं होती, वनस्पतियाँ भी नहीं होती, और ये जल संरक्षण का कार्य करती हैं। जो वेजिटेशन नहीं होती है तो ये क्या जल संरक्षण कार्य करती है। वेजिटेशन होगी तो एवेपोरेशन होगा, है ना, बाष्पोत्सर्जन होगा पादपों से, तो जल की और कमी होगी उस एनवायरनमेंट में, इसलिए वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। दूसरा, हमने बात किया, अगला जो करैक्टर है वो है तापक्रम में उच्चवाचन या फ्लैक्चुएशन इन टेम्परेचर। तो मरुस्थल में दिन में तापमान अधिक और रात्रि में तापमान कम होता है, अर्थात दिन अत्यधिक गर्म और रात्रि अत्यधिक ठंडी होती हैं। इसलिए तापक्रम में जो दैनिक उच्चवाचन होता है वो बहुत अधिक पाया जाता है। अगला जो करैक्टरिस्टिक है डेजर्ट एनवायरनमेंट का वो है रेतीली आंधियाँ का चलना, सैंडी जो स्टॉर्म्स हैं उनका चलना। तो मरुस्थल में रेत होने के कारण तीव्र वायु वेग से रेतीली आंधियाँ चलती हैं। इन धूलभरी आंधियों से रेत के टीले उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगला जो करैक्टरिस्टिक है वो है अधिक बाष्पन दर या हाई एवेपोरेशन रेट। तो जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर जो वेजिटेशन जितनी भी है, कम या ज़्यादा जो भी है, वहाँ पर तापक्रम अधिक होता है और वायु वेग भी अधिक होता है। इस कारण जो बाष्पोत्सर्जन या एवापोरेशन की जो रेट है वो उच्च होती है।
हाई होती है, ज़्यादा वाष्पन होता है। अगला, चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, एयर वेलोसिटी भी होती है, वायु का वेग भी होता है, इसलिए जो पानी की अल्प मात्रा के कारण जो वातावरण है उसमें नमी की कमी पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे ये क्षेत्र जो होते हैं ये अल्प नमी वाले क्षेत्र होते हैं। अगला जो करैक्टर है रेगिस्तान में रहने वाले रेगिस्तानी वातावरण का, वो है इनकी जो जीव रहते हैं इनमें, उनकी जो त्वचा होती है वो इम्पेरिवियस स्किन होती है, यानी अवैध त्वचा होती है। तो जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव हैं उनमें जल से शरीर से जल वाष्पन को रोकने के लिए इनकी जो त्वचा है वो अभिद्ध हो जाती है। त्वचा से ऐसे सीक्रेट होते हैं जो वाटर एवेपोरेशन को रोकने में सहायता करते हैं, जल वाष्पन की को रोकने में सहायता करते हैं। इसलिए यहाँ के जो जंतु हैं उनकी त्वचा पर कांटे, पट्ट, ढाल या स्कल्स आदि जो स्ट्रक्चर हैं वो विकसित हो जाती हैं। अगला, जो रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी हैं उनके अनुकूलन की बात करें तो इनकी बिलकारी प्रवृत्ति होती है। यानी ये जो जंतु हैं जो रेगिस्तान पाए जाते हैं वो गर्मी के समय जंतु बिलों में रहते हैं, जिससे उनमें वाष्पन की जो क्रिया है वो कम होती है और साथ में गर्मी से इनको राहत मिलती रहती है। ठीक है, तो जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनमें अनुकूलन की बात करें तो इनकी जो त्वचा है वो कैसी होगी, इम्परवियस स्किन होगी, अवैध त्वचा होगी, जिससे वाष्पन को रोका जा सके। अगली जो प्रवृत्ति है वो बिलकारी प्रवृत्ति होगी इस प्रकार के प्राणियों की, यानी बिलों में रहेंगे जिससे वाष्पन कम हो और जो गर्मी है उससे इनको राहत भी मिलती रहे। अगला जो करेक्टरिस्टिक है जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु हैं वो है इनमें वाटर कंजर्वेशन की कुछ ना कुछ मैकेनिज्म पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या है, मरुस्थलीय वातावरण में जो शुष्कता की समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इसमें रहने वाले जीवों के शरीर से वाष्प के रूप में जल की निरंतर जो कमी होती रहती है उससे बचने के लिए यहाँ पर रहने वाले जंतु अनेक प्रकार से अनुकूलित होते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें जल संरक्षण संबंधी अनुकूलन पाए जाते हैं। ये जल संरक्षण संबंधी जो अनुकूलन है, यदि केवल इस पे बात करनी हो तो इनमें आप क्या देखेंगे, एक तो अभेद्य त्वचा ही हो जाएगी पहला, है ना। तो जंतुएं जल वाष्पन की क्रिया को रोकने के लिए इनकी जो त्वचा होती है वो अबोध होती है। ऐसी त्वचा से कुछ ऐसे सीक्रेट्स निकलते हैं जो कि जल का वाष्पन रोकने में सहायता करते हैं। जैसे त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, पट्ट पाए जाती हैं, ढाल या परिरक्षण हेतु अन्य कोई संरचना पाई जाती है। त्वचा मोटी हो जाती है ना, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर की तरह मोटी हो जाती है, जिससे जल वाष्पन की जो क्रिया है वो रुकती है। परंतु यही त्वचा जब रात्रि काल में ओस में कुछ ओस पड़ती है उस एनवायरनमेंट में, तो ये त्वचा जल को सोखती है, तो हाइग्रोस्कोपिक त्वचा होती है, यानी आर्द्रता ग्राही हो जाती है। इसका यदि हम सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो जो कांटों वाली छिपकली होती है जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान मिलती है वो है, जिसको हम मॉलस हॉरिडम के नाम से भी जानते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है इन रेगिस्तान में रहने वाले जंतुओं की जो जल संरक्षण की सहायता करती है वो है इनकी बिलकारी प्रवृत्ति या बोरोइंग जो नेचर है। तो जंतुओं की बिलकारी प्रवृत्ति होने के कारण ये गर्मी के समय में बिलों में रहते हैं, जिससे कि वाष्पन कम हो। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रात्रिचर स्वभाव, नेक्टोरल बिहेवियर या हैबिट। नेक्ट्यूरल हैबिट का मतलब है कि दिन का तापक्रम जब अत्यधिक होता है तो जो ये डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, मरुस्थलीय जो जीव होते हैं, केवल रात्रि में सक्रिय जीवन व्यतीत करते हैं, या ये प्राय कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। रात्रि में तापमान कम होने के कारण वाष्पन की जो समस्या है वो उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि इन रेगिस्तानों में दिन के समय होती है। तो अधिकांश जीव पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रात्रि काल में ही
भ्रमण करते हैं। रात्रि काल में ही आवासीय विशिष्टताओं के कारण भोजन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। रात्रिचर होना मरुस्थलीय जंतुओं का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख लक्षण माना जाता है। अगला जो लक्षण है रेगिस्तानीय जीवों का है वो है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब ये जंतु गर्मी से बचाव करने के लिए निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं। ठीक है, गर्मी से बचाव के लिए निष्क्रिय अवस्था में जाना एस्टिवेशन कहलाता है। सर्दी से बचाव के लिए निष्क्रिय अवस्था में जाना हाइबरनेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो डेजर्ट एनिमल है यहाँ पर क्या गर्मी रहती है इसलिए इनमें एस्टिवेशन पाया जाता है। तो जैसे कंगारू चूहा है, ठीक है, ये क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए निष्क्रिय होकर पड़े रहते हैं, जिससे इनमें क्या जल संरक्षण करने की क्षमता हो जाती है या जल संरक्षण करते हैं। छायादार स्थानों पर रहना, अगला जो ये क्या है, छायादार स्थानों पर रहेंगे। दिवाकर जो दिन में एक्टिव होने वाले जीव हैं वो प्राय छायादार स्थानों पर आराम करते हैं और सब ज़्यादातर समय वहीं पर बिताते हैं, जिससे जलवाष्पन को कम करने में सहायता मिलती है। अगला जो इनका कैरेक्टर है वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। उत्सर्जन के माध्यम से जल को संरक्षित करते हैं। मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं ये तरल मूत्र की अपेक्षा या तरल ज़्यादा पतले जो यूरिनेशन है उसकी बजाय ठोस या अर्ध ठोस यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स और जो एबीज वर्ग के जंतु हैं ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये क्या है, लिक्विड यूरिन का डिस्चार्ज नहीं करते, कैसा करते हैं, सॉलिड सेमी सॉलिड, जिसमें क्या होता है, देखो जो तरल मूत्र होगा उसमें यूरिया होगा और जब वाटर का संरक्षण करना होगा तो मूत्र में यूरिया की अपेक्षा यूरिक अम्ल होगा। तो जो रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं और जो पक्षी वर्ग के जंतु हैं उनमें एक उत्सर्जन जो होता है मूत्र का उसमें यूरिक अम्ल होता है और ये अर्ध ठोस अवस्था में होता है। तो इस तरह ये जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं उत्सर्जन में। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है रेगिस्तान में पाए जाने वाले एनिमल्स का वो है इन पर श्वेत ग्रंथियों का अभाव या एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। श्वेत ग्रंथियां से क्या होता है, पसीने का स्राव होता है। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय जंतु हैं जैसे रोडेंट्स है, रूमिनेंट्स है, इनमें क्या है, श्वेत ग्रंथियों का अभाव होता है, श्वेत ग्लैंड नहीं होती। पसीना बाहर निकालने वाली ग्रंथियाँ का पाया जाना जो मैमल्स हैं उनका एक प्रमुख गुण होते हुए भी इनकी कमी या अल्पता मरुस्थलीय अनुकूलन में होती है, में सहायता करती है। ठीक है, क्योंकि श्वेत ग्लैंड का पाया जाना किसका एक प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है, मैमल्स का, लेकिन फिर भी जो मैमल्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनमें श्वेत ग्लैंड कम या एब्सेंट होती है। अगला जो है कम उपापचय दर या रिड्यूस्ड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। रिड्यूस्ड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब है इनके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की रेट है वो कम होती है, जिससे कम मेटाबॉलिक रेट की वजह से इनको जल संरक्षण करने में सहायता करती है। जैसे ऑरिक्स नामक एनिमल है जो अफ्रीका का एंटीलोप है, ये अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम रखता है जिससे जल संरक्षण में क्या सहायता मिलती है। तो इस तरह से इनमें जल संरक्षण के कोई विधियां पाई जाती। तो ये तो जल संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियां हैं जो रेगिस्तानी जीव अपनाते हैं। इसके अलावा इनमें जल प्राप्त करने की भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं जिनको वाटर गेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो जल की कमी मरुस्थल में होती है, इससे जो जल की प्राप्ति है वो जंतुओं के लिए एक समस्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर जल की क्या कमी है एनवायरनमेंट में, इसलिए जल कहाँ से, उनको पानी कहाँ से मिले। तो इसके समाधान हेतु भी जंतु में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जो रेगिस्तानी जंतु हैं उनमें
जल प्राप्ति के लिए भी कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे माइग्रेशन, प्रवास। मरुस्थलीय जो जंतु हैं वो जल की प्राप्ति के लिए दूर दूर तक के स्थानों पर प्रवास की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं और ये जल प्राप्ति के लिए मीलों भटकते रहते हैं। और ये मरुस्थलीय जंतुओं में एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि मीलों तक रोज प्रवास करते हैं। ठीक है। दूसरा, जल छिद्र, वाटर होल्स। जो मरुस्थल हैं, मरुस्थलों में जल छिद्र जो होते हैं, वाटर होल्स जो होते हैं, वही जल प्राप्ति के प्रमुख साधन होते हैं। रेगिस्तानों में स्थित इन जल स्रोतों से ही जो मरुस्थलीय जीव हैं वो दूर दूर से आकर जल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थों से भी ये जल प्राप्त करते हैं, तो जो ये पोषण जिन भी पदार्थों से लेते हैं उनमें जो जल की मात्रा है उसको भी वो भी इनमें जल प्राप्ति के एक प्रकार है। तो जैसे खरा है, कछुआ है, ये जीव पानी की अत्यंत कम आवश्यकता की पूर्ति अपने द्वारा करते हैं। मांसल और गुद्देदार जो भोजन होते हैं उनमें जो जल होता है वही इनकी जल की पूर्ति करता है। कुछ जंतु हैं वो बीजों से जल प्राप्त करते हैं, तो बीजों से जल प्राप्त करना भी इनकी एक लक्षण है ना, गेटिंग वाटर फ्रॉम सीड्स। जैसे जारबाओ जैसे रोडेंट्स जंतु हैं वो बिना जल के ही जीवन यापन करते हैं और ये जीव अपने द्वारा खाए जाने वाले जो बीज हैं उनमें संग्रहित जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसी पर निर्वाह कर लेते हैं। तो इनको बीजों से इतना जल प्राप्त हो जाता है जो इन्हें बिना जल के जीने को बाध्य कर सकता है। दूसरा, रक्त से जल प्राप्ति। रक्त से जल प्राप्ति, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो अपने शिकार से के जो रक्त है उससे जल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जल प्राप्ति का जो अन्य तरीका है मरुस्थलीय जीवों में वह है मेटाबॉलिज्म, जो वाटर है उससे जल प्राप्त करना, या जो चपात चयन की क्रिया है उससे जल प्राप्ति। यानी जैसे कंगारू हैं, चूहे, चींटी जैसे जीव हैं, ये इनमें होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है उसके फलस्वरूप जो जल उत्पन्न होता है उसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और जैसा कि हमने बात की, जल प्राप्ति में इन जीवों में इनकी जो आर्द्रता ग्राही त्वचा पाई जाती है वो भी सहायता करती है। तो इनमें आर्द्रता ग्राही जो त्वचा है, जैसे कांटे वाली जो छिपकली मॉलस हॉरिडस की हमने बात की, उनकी त्वचा क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। तो वातावरण में थोड़ी बहुत भी नमी होती है तो उसको भी ये त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा जो करैक्टर है जल प्राप्ति का इनमें रेगिस्तानी जंतु में, वो है जल कोशिकाओं का विकसित होना या डेवलपमेंट ऑफ वाटर सेल्स। जैसे ऊँट का जो रूमन होता है ना, ऊँट में जो रूमन पाया जाता है वो क्या है, आमाशय का एक भाग है। इनमें जल कोशिकाएं होती हैं और इन जल कोशिकाओं में, आमाशय की जो जल कोशिकाएं, उनमें जल भंडारण की एक नेचुरल व्यवस्था होती है। इसलिए जब भी जल मिलता है ऊँट जैसे जंतु अत्यधिक मात्रा में जल ग्रहण कर लेते हैं और जो इनकी आमाशय रूमेन में जो वाटर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वाटर सेल्स जो पाई जाती हैं, वो जल को ग्रहण कर लेती हैं। ऊँट द्वारा 10 मिनट में ही 40 लीटर के आसपास पानी एकत्र करने की क्षमता होती है। ये जो जल कोशिकाएं होती हैं जो रूमन में पाई जाती हैं, आमाशयिक भाग में पाई जाती हैं, ये फ्लास्क के समान होती हैं, है ना, फ्लास्क शेप्ड होती हैं और इनके सिरों पर अवरोधनीय या स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। जल जब इनमें भर जाता है तो ये जो स्फिंक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे भविष्य में जब भी जल की जिनको आवश्यकता होती है तो ये उससे जल लेते रहते हैं। अगला जो करेक्ट है जो रेगिस्तानी जीव हैं वो है जल विहीन जीवन या वाटरलेस लाइफ। तो जैसे कुछ पक्षी हैं, जैसे काले गले वाली चिड़िया है, जेब्रा है, जेब्रा फिंच है, ग्रे बैक्ड फिंच है, लॉर्क है आदि जो मरुस्थलीय पक्षी हैं, ये अनिश्चित काल तक बिना जल के या बिना जल ग्रहण किए भी अपना जीवन जी सकते हैं। इसी प्रकार जो कंगारू, चूहे आदि हैं
वो अपने बिल को दिन में ढक लेते हैं और भीतर से इन्हें नम रखकर वर्ष भर बिना जल ग्रहण करे इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में रह पाते हैं। इसके अलावा जो रेगिस्तानी जीव हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्राणी हैं, उनमें यदि अनुकूलन की बात करें तो गर्मी की सहनशीलता या इनमें इनका नेचर, हीट टॉलरेंस का जो नेचर है वो भी एक महत्वपूर्ण इनका अनुकूलन है। गर्मी की सहनशीलता या हीट टॉलरेंस का मतलब है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हैं जहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पर बचाव करने के लिए इन जंतुओं में कुछ अनुकूलन होते हैं। तो गर्मी की सहनशीलता या हीट टॉलरेंस के जो अनुकूलन है उनमें पहला अनुकूलन होता है ऊष्मा प्रतिरोध या हीट रेसिस्टेंट। जो ऊंट जैसे मरुस्थलीय स्तनधारी हैं वो ऊष्मा के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऊंट के शरीर का तापक्रम परिवर्तनशील होता है और बिना पसीना निकाले ऊंट दिन में अपने शरीर का तापक्रम 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा लेता है। ठीक है, और रात्रि में इन जंतुओं का तापक्रम 34 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो इस प्रकार ये ऊष्मा के प्रति ऊष्मा प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह ऊंट की तरह अफ्रीका में जो रेगिस्तान है उनमें एंटीलोप्स जो पाए जाते हैं, एंटीलोप ऑरिक्स है, वो भी दिन में इसी तरह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेता है, रात को कम कर लेता है। और ये जो दिन के समय शरीर का तापक्रम बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। इसके अलावा ऊष्मा एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन भी गर्मी की सहनशीलता को बढ़ाता है। एस्टिवेशन का मतलब यही है कि रात्रि में ये दिन के समय ये जंतु होते हैं, ये गर्मी से बचने के लिए अपने बिलों में निष्क्रिय यानी अपनी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बिल्कुल कम करके रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो गर्मी की सहनशीलता है उसमें निर्जलीकरण की जो सहनीयता है, टॉलरेंस अगेंस्ट द डिहाइड्रेशन है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो ये जीव होते हैं रेगिस्तानी, इनकी जो त्वचा होती है वो उनमें जो अधोत्वचीय वसा स्तर होता है या जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनकी कमी होती है। एडिपोज टिश्यू यहाँ पर इन जीवों में नहीं पाए जाते। तो सामान्यतः जो प्राणी पाए जाते हैं रेगिस्तान में उनमें त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर अनुपस्थित होता है। लेकिन ऊंट जैसे जो जंतु हैं या कुबड़ जिनमें होता है, हम्प जैसे स्थान है, उनमें वसा एकत्रित हो जाती है। इससे ऊष्मा के शरीर से बाहर बहन में सुविधा होती है। यानी बॉडी के ऊपर जो स्किन है रेगिस्तानीय जीवों में वो पतली होती है, और जबकि जो ठंड वाले क्षेत्रों में रहने वाले जीव हैं उनकी क्या है, त्वचा मोटी होती है। यानी अधोत्वचीय वसा लेयर पाई जाती है जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जबकि जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनमें यह अधोत्वचीय जो वसा स्तर है या एडिपोज टिश्यू है वो अनुपस्थित होता है। तो इस तरह ये जो मरुस्थलीय जीव होते हैं इनमें मरुस्थल में रहने के लिए बहुत सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जीवों के अनुकूलन की हमने बात की इसमें, और जो मरुस्थलीय अनुकूलन है उनको हम कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट सकते हैं या, ठीक है। पहला जल संरक्षण के लिए जो एडेप्टेशन होते हैं, एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जिसमें इनकी इम्परवियस स्किन होती है, बोरोइंग नेचर होता है, नेचुरल हैबिट होती है। ठीक है, यानी जो अधोत्वचा है वो अभेद होती है, जो त्वचा होती है वो अभेद होती है, बिलकारी प्रवृत्ति होती है, रात्रिचर स्वभाव होता है, एस्टिवेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्सर्जन में लिक्विड यूरिन की अपेक्षा ये सेमी सॉलिड लिक्विड जिसमें यूरिक अम्ल होता है उसका डिस्चार्ज करते हैं। श्वेत ग्रंथियों का इनमें अभाव पाया जाता है। इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम पाई जाती है। दूसरा, वाटर प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए इनमें कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे माइग्रेशन की प्रवृत्ति, प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। वाटर होल्स जो जल छिद्र होते हैं रेगिस्तानों में, उनसे ये जल प्राप्ति के लिए दूर दूर तक रोज़ माइग्रेट होते हैं। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे जल की प्राप्ति करते हैं। कुछ जीव बीजों से जो जल प्राप्त होता है उसी पर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, कुछ जो मांसाहारी जीव हैं वो रक्त से जल की प्राप्ति करते हैं। कुछ जीव जो मेटाबॉलिक वाटर होता है उससे अपने
जल की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा कुछ जीवों में आर्द्रता ग्राही त्वचा पाई जाती है ना, जो हाइग्रोस्कोपिक स्किन होती है, जैसे कि मॉलस हॉर्डियस की बात की थी हमने। तो ये इस तरह से इनमें जल प्राप्ति के लिए भी कुछ अनुकूलन होते हैं। दूसरा इनमें जो तीसरा है अनुकूलन, तीसरे प्रकार के जो अनुकूलन है वो गर्मी सहन करने से संबंधित है या गर्मी की सहनशीलता से संबंधित है, हीट टॉलरेंस से संबंधित है, जिनमें ऊष्मा प्रतिरोध की क्षमता, एस्टिवेशन है, निर्जलीकरण की सहनशीलता जैसे लक्षण हैं, और जो अधोत्वचीय वसा स्तर है उसकी कमी होती है। इसके अलावा इनमें कुछ सुरक्षा के भी यानी प्रोटेक्शन के भी अनुकूलन होते हैं। तो ये वातावरण के प्रति अनेक प्रकार की सुरक्षा विधियों को अपनाकर मरुस्थल में ये जीव जीवित रहते हैं और जो दैनिक क्रियाएं उनको सुचारू रूप से संपन्न करते हैं। ठीक है, तो बिलकारी प्रवृत्ति वगैरह ये इसकी सुरक्षा के अनुकूलन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना बार बार वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगिस्तानी जीवों के अनुकूलन पर प्रश्न आता है। तो इसको अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखिए, है ना, रेगिस्तान के करेक्टर लिख लीजिए एक बार, 4-6 करेक्टर जो भी आप रेगिस्तान के लिखें वो लिख लीजिए। उसके बाद जो रेगिस्तानी जीवों के अनुकूलन है उनको ढंग से लिख लीजिए। हमेशा आपकी या तो एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है या फिर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में रेगिस्तानीय जीवों के अनुकूलन पर कोई प्रश्न पूछा जाता है। थैंक यू।